बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो टाइफाइड फीवर के बारे में है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। ये बेसिकली जो टाइफाइड फीवर है ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो बहुत कम रह गया है, बल्कि शायद होता ही नहीं है। लेकिन जो तरक्की पजीर मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कुछ और एशियन कंट्रीज़, जहाँ पे सैनिटेशंस की जो सहूलतें सही तरह नहीं हैं या लोग एहतियात नहीं करते हैं और वहाँ पे जो है मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से ये अभी भी बहुत ये जो है ना इन डेवलपिंग नेशन में बहुत पाया जाता है। और इसकी वजह से जो है ना काफ़ी एमरजेंसीज भी हो सकती हैं, बल्कि बहुत सारे कई केसेस में ज़्यादा तो नहीं लेकिन कई केसेस में ये फैटल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये जो आम तौर पे ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे को टाइफाइड की बीमारी है या उसका वो कैरियर है, उसने जो है ना जो टॉयलेट गया है उसने यूज़ किया है, उसके बाद उसने सही तरह हाथ नहीं दिया और वही उन्हीं हाथों से उसने फूड हैंडल किया और वो फिर फूड किसी और ने खा ली, तो वो जो है ये इससे इन्फेक्शन हो जाता है। और बाकी और भी वैसे भी, क्योंकि ये जो भी बीमारी गंदगी से या मक्खियों से ये फैलती मतलब जो है होती हैं, वो इसमें से ये टाइफाइड भी हो सकता है। जैसे मक्खियों की वजह से गंद पे बैठती हैं तो वो फिर अगर फूड पे बैठें तो वो फिर जो है ना इस वजह से हो जाता है। ठीक है, और इसका जो आमतौर पे इसमें बुखार होता है, सर दर्द होता है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है या फिर डायरिया हो सकता है। मतलब और इनमें से डायरिया या जो है ना कब्ज़, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये है कि इसमें जो है ना आमतौर पे जब ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग तो आमतौर पे चंद दिनों में पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो केसेस हैं ना उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जो फैट जैसे मैंने शुरू में बोला वो बड़ी फैटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, इसके खिलाफ वैक्सीन भी अवेलेबल है लेकिन वो पार्शली इफेक्टिव, मतलब इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और आमतौर पे जो वैक्सीन जो है ना वो जो है वो उन लोगों को दिए जाते हैं जो जहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लेट से यूरोप से बंदा एशिया में ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम वैक्सीन एडवाइस कर देते हैं कि क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज में रिस्क है इस वजह से वैक्सीन ले लो। ठीक है, इसके जो साइन सिम्टम होते हैं वो आमतौर पे 1 से 3 हफ्ते में डेवलप होते हैं एक्सपोजर के बाद। ठीक है, और इसमें जो मैं थोड़ा अभी साइंस एंड सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें बंदे को जो है अलामत क्या होती हैं। एक तो यह है कि सबसे बड़ी जो इसकी अलामत है कि वो बुखार होता है और बुखार काफ़ी तेज़ हो जाता है और आमतौर पे ये लो फीवर से स्टार्ट होता है, फिर दिन ब दिन ये ना हाई की तरफ बढ़ता चला जाता है, 40 डिग्री 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इवन मतलब 105 बुखार भी हो जाता है, ये बहुत शदीद बुखार होता है इसमें। फिर सर दर्द की जो है ना अक्सर कंप्लेंट आई है इसमें। फिर बंदे को बहुत वीकनेस और फटीग फील करता है, जैसे कि बहुत कमज़ोरी होगी है, बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, छोटी वाला थोड़ी बहुत ड्राई कफ भी, खुशक खांसी आ सकती है। फिर अक्सर बंदों को ये भी हो जाता है कि जी हमें भूख नहीं लग रही, वज़न कम हो गया है। ठीक है, और पेट में दर्द भी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने पहले बोला इसमें डायरिया भी हो सकता है और उल्टा भी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। फिर एक स्किन पे एक थोड़ी बहुत रैश भी हो सकती है। और पेट जो है ना वो बंदे का ये भी हो सकता है कि बंदे वो हमारे पास आते हैं केसेस के पेट हमारा फूल रहा है। फिर थोड़ा ये जब डिजीज़ थोड़ी आगे प्रोग्रेस करती है सीरियस कंडीशन में होती है तो बंदा को डिलीरियम, मतलब एक तरह की मेंटल स्टेट उसकी थोड़ी सी वो ये समझ है कि वो ड्राउजी और उस तरह की जो है ना थोड़ा सा नींद बेहोशी वाली फीलिंग हो सकती है। या फिर एक बंदा उसका ये भी कॉमनली देखने में आया है कि बिल्कुल ऐसे मोशनलेस लेटा हुआ और एग्जॉस्ट हो चुका है बिल्कुल, और उसकी आधी आँखें खुली हुई हैं, उसको हम जो है ना टाइफाइड स्टेट कहते हैं। फिर यह कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए या ट्रीटमेंट बंदे को ना मिले तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिसमें उसकी आंतें भी फट सकती हैं। ठीक है, और आमतौर पे जो जिसके साइन एंड सिम्टम जो है ना वो 2 वीक्स तक कभी कभी रह जाते हैं, इवन बुखार कम भी हो जाए तो। अगर आपने कोई आपकी लेट से ट्रैवल हिस्ट्री है, लेट से आपने यूरोप से आपने टूर किया इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर आप वापस आते हैं तो बुखार शदीद हो जाता है तो ये इस बात का चांस है कि हो सकता है आपको टाइफाइड फीवर हो गया, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। अब इसकी मैं काज आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी होता है, उस वजह से जो है ना ये जो है ना फैलता है।
ठीक है। और इसमें ये बैक्टीरिया साल्मोनेला, इसकी वजह से एक और बीमारी भी होती है कलेक्टिव, उसको हम साल्मोनेलोसिस कहते हैं। उसमें थोड़ी डिफरेंट सिम्टम होती हैं, ज़्यादातर डायरिया वगैरह की शिकायत होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो है ना ये डिस्कस कर रहा हूँ कि टाइफाइड भी इसी बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है। अब इसमें जैसा कि मैंने शुरू बोला फैलता कैसे है कि अगर आपकी सैनिटेशन ठीक नहीं है, आप जो बंदे को जिसको टाइफाइड हो चुका है उसने टॉयलेट यूज़ किया फिर उसने हाथ नहीं धोए, ठीक है, या फिर कई इधर बहुत सारे एशियन कंट्री में ओपनर में लोग चले जाते हैं, उसको मतलब जो है प्रॉपर टॉयलेट जो बने होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करते, फिर मक्खियाँ बैठती हैं, फिर वो गंदगी में फिर वो जो है ना आके खाने वाली चीज़ों में बैठती हैं, तो किसी दूसरे शख्स ने, हेल्दी शख्स ने वो वही खाना खाया है, तो उस वजह से जो है ना वो उसको हो जाता है। ठीक है। और फिर यह कि ये जो मतलब जिस बंदे को ये इन्फेक्शन हो जाए उसके स्टूल में जो है ना और उसके कभी कभी यूरिन में भी ना इसके जरासीम मतलब बैक्टीरिया पास ऑन हो जाते हैं, जो आगे फिर वो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। फिर इसमें यह है कि कुछ लोगों की अगर ट्रीटमेंट भी हो जाए तो वो काफ़ी देर तक उनके अंदर बैक्टीरिया उनकी आंतों में या एक चीज़ होती है बॉडी में, एक पित्ता गाल ब्लैडर में, उधर वो काफ़ी हफ्तों तक बल्कि महीनों तक जो है ना वो बैक्टीरिया रह जाता है। तो ये लोग इनको हम कहते हैं कि ये कैरियर हैं टाइफाइड के, मतलब ख़ुद वो ठीक हो गए होते हैं लेकिन यह कि वो फिर भी सोर्स होते हैं दूसरे को बीमारी लगाने का। अब कुछ इसके मैं रिस्क फैक्टर आपको बता देता हूँ। इसमें जैसा कि मैंने बोला है कि पुअर सैनिटेशन कंडीशन जो है ना एक बहुत बड़ा रिस्क है। इंडिया में तो ये ख़ास तौर पे ये बहुत एस्टैब्लिश डिजीज़ है, एंडेमिक जिसको बोलते हैं। ठीक है। और बाकी कंट्री एशियन कंट्री में भी ये काफ़ी है। और इसमें यह होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं, बच्चे जो होते हैं इसमें काफ़ी इन्फेक्ट हो जाते हैं। हालांकि उनकी जो सिम्टम थोड़ी माइल्ड होती हैं डर से, लेकिन यह नहीं कि उनमें रिस्क भी जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि सीरियस होने का। तो इसमें एक ये है कि एक तो जो है ना कि मतलब आपके जो एक तो ये हो गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। फिर जो है ना कि जो लोग ऐसे डेवलपिंग कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, जो डेवलप कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैंने यूरोप से इंडिया जाने की मिसाल दी, ठीक है, तो अपने रिश्तेदारों से जो लोग मिलने गए तो उनको ज़ाहिर है अगर इंडिया में ज़्यादा है तो फिर वो आके वापसी पे जो है ना उस यूरोपियन कंट्री में जब वो वापस आते हैं तो फिर जो है ना वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। यानी ये कि बात कहने की अगर सीवरेज सिस्टम का जो सिस्टम है जो है ना डेवलपिंग कंट्री में उनमें काफ़ी ख़राबियाँ हैं अभी तक, तो वो जो है ना उसकी वजह से ये जो है ना ये फैलता है। बेसिकली ये समझ लें कि एक गंदगी की वजह से ना ये बुखार फैलता है, इसका जो जरासीम है। अब इसकी मैं थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। ये है कि वैसे तो आमतौर पे लोगों को जब ये बुखार होता है तो अस्पताल से लोग इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, तो आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस रेयरली होती हैं। लेकिन ये है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो अगर हो जाएं तो ये बड़ी डेंजरस हो सकती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं, वो आमतौर पे अगर ये ठीक ना हो रहा हो या बंदे ने इलाज नहीं लिया है तो फिर तीसरे हफ्ते में ये कॉम्प्लिकेशन बड़ी सीरियस हो जाती है, जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी छोटी आंत या बड़ी आंत अगर इसमें जरासीम है तो वो जो है ना वो उसमें एक सुराख हो सकता है, आमीन फट सकती है कि, और जो आंतों के जो कंटेंट्स हैं, जो मतलब आंतों में जो फूड कंटेंट्स है बैक्टीरिया, वो जो है ना वो पूरे जो है ना उसमें बॉडी में फैल सकते हैं, जिसकी वजह से बंदे को शदीद किस्म का पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और एक चीज़ जिसको हम सेप्सिस कहते हैं वो हो सकती है। सेप्सिस का मतलब यह है कि बैक्टीरिया जो निकल के वो पूरे ब्लड में चले गया, तो वो जो है ना मतलब आंतों से जो बैक्टीरिया जो निकल के पूरे ब्लड में चले गए तो वो सेप्सिस होती है। ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एक कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें फौरी तौर पे इमीडिएट एमरजेंसी के उसमें तौर पे बंदे को अस्पताल दाखिल कराना पड़ सकता है। अब ये तो मैंने एक बड़ी इसकी कॉम्प्लिकेशन बता दी जो बहुत सीरियस हो सकती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी और कॉम्प्लिकेशन है जो लेस कॉमन है। उसमें ये होता है कि हार्ट के मसल को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। फिर जो है कि हार्ट के अंदरूनी हिस्से को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इससे निमोनिया भी हो सकता है, पेंक्रियाज पे अटैक हो सकता है, जो लबलबा शायद उर्दू में कहते हैं, उसको पेंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ठीक है। और किडनी और जो है ना ब्लैडर को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। फिर ये है कि आपकी ब्रेन और उसके स्पाइनल कार्ड की जो ऊपर जो लेयर्स होती हैं उनको अटैक कर सकता है, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं।
फिर यह कि नफसियाती प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर ब्रेन की तरफ हो ज़्यादा अटैक हो गया, जैसे इसमें डिलीरियम और जो है ना पैरानाइट साइकोसिस, मतलब बंदा साइको भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। और डिलीरियम ये होता है कि एक तरह की बिल्कुल शदीद कंफ्यूज स्टेट होती है, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ा प्रिवेंशन बता दूं। प्रिवेंशन ऑब्वियसली यही है कि आप जो है ना, जो भी एक तो सैनिटेशन, ये तो एक मुल्की सतह पे होना चाहिए कि सैनिटेशन अच्छी करें, सीवरेज का सिस्टम ठीक हो, ठीक है। और बंदे जब आप प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम इस्तेमाल करें, और जो बंदा जब टॉयलेट जाता है उसके बाद जो है ना हाथ अच्छी तरह धोइए। जो 20 सेकंड्स का जो हाथ धोने वाला, ये तकरीबन हर बीमारी पे अप्लाई होता है। 20 से 30 सेकंड अच्छी तरीके से हाथ धोएं, ठीक है, ताकि आपके जरासीम वो ख़त्म हो जाएं और आप दूसरे को पास ना कर सकें। फिर कि कोई इसकी वैक्सीन भी आती हैं, ठीक है, उससे भी प्रिवेंशन हो सकती है। वैक्सीन जो है ना, ये इसकी जो है बहुत फुली प्रोटेक्ट, इसकी एक तरह की पार्शल प्रोटेक्शन होती है, मतलब ज़्यादा देर वैक्सीन की वजह से इसकी ज़्यादा देर तक इम्यूनिटी इनकी नहीं रहती। अब इसकी मैं वैक्सीन के बारे में बताता हूँ। 2 किस्म की वैक्सीन आती हैं। एक तो ये कि जो इंजेक्शन की सूरत में, कि अगर लट से एक बंदा कोई जा रहा है तरक्की याफ्ता मुल्क से तरक्की पजीर मुल्क में, तो उसको हम एडवाइस कर देते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगवा लें 1 हफ़्ता पहले जाने से पहले, ठीक है। या फिर ये इसका वैक्सीन कैप्सूल की भी शक्ल में आता है, जिसमें ये है कि 4 कैप्सूल हम खिला देते हैं पेशेंट को, और हर अल्टरनेट पे, मतलब जो है ना एक दिन छोड़ के ना वो 4 कैप्सूल खिला देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वैक्सीन जो है ना वो 100% इम्यूनिटी वो नहीं देते, और फिर उसकी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसकी प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो उसमें यह है कि बंदा जिसने वैक्सीन ले भी लिया है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल 100% सेफ़ है। उसमें यह है कि फिर भी जब वो ऐसे कंट्रीज में ट्रैवल करता है, यहाँ पे ये एंडेमिक है, तो उसमें वो उसको एहतियातें करनी होगी। जैसे मैंने बोला कि हाथ को वो जो है ना, उसने अपने हाथ जहाँ पे भी वो जा रहा है, अपने हाथों को जो है ना वो जो है ना वो उसकी सफाई रखे, उसको धोता रहे थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिर जो है कि जो भी वो ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करता है बंदा, जो है ट्रैवलिंग कर रहा है ऐसे एरियाज़ में, तो वो बॉटल का वाटर पीना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है ना वो कंटामिनेटेड वाटर से बचा रहे, यानी मिनरल वाटर में जो का इस्तेमाल करे। और जो कार्बोनेटेड वाटर रहता है वो जो है सेफ़र होता है अनकार्बोनेटेड वाटर से। फिर यह है कि अगर इस एंडेमिक एरिया, मतलब हाई रिस्क एरिया में एक बंदा है जहाँ पे टाइफाइड फीवर का ज़्यादा चांस है, तो उसमें यह है कि वो जो उसको ये एहतियात करनी चाहिए कि रॉ वेजिटेबल और फ्रूट से वो इजतनाब करे। मतलब यह है कि अगर कोई बंदा उसको कोई सैलड वगैरह या फ्रूट ऑफ़र कर रहा है जो, और वो बंदा जिसने ऑफ़र की है, तो वो अगर सपोज इन्फेक्टेड है, तो उसने अगर फ्रूट काट के दिए हैं, तो वो जो है ना उस दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से ये एहतियात करनी चाहिए। ये रॉ जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब जो है ना ये एक तरह की खाना जो है ना रिस्की है ऐसे एरिया में जहाँ पे ये टाइफाइड एंडेमिक है। फिर यह है कि खाने में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। जो फूड ऐसे रूम टेम्परेचर में जो है सेव होती है, तो उसमें वो डेंजरस हो सकती है। तो खाना जो है ना उसकी मतलब प्रॉपर स्टीमिंग हॉट जो है ना फूड जो है ना वो ठीक होती हैं, ठीक है। और फिर ये छोटी मोटी जगहों रेडी वालों, ये जो इस तरह जो यहाँ पे ज़्यादा कंटामिनेशन का ख़तरा होता है, यहाँ पे ज़्यादा जो अनहाइजीनिक जो है ना कंडीशंस होती हैं, उन जगहों से खाने से परहेज़ करें। इवन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से भी आपने खाना खा लिया है तो आप 100% सेफ हैं। तो इस वजह से यही है कि बेहतर ये है कि आप जो है ना अपना खाने का खुद अरेंज करें, और प्रॉपर जो है ना गर्म करके सही तरह जो है फिर वो खाना खाएँ। फिर यह है कि जिन लोगों को ये ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, उनको तो और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि दूसरों को ना लगे। तो उसमें यह है कि वो जो अगर वो इलाज उसने स्टार्ट कर लिया है, तो एंटीबायोटिक अपने पूरे टाइम पे ले, ठीक है। और हाथ की सफाई रखें, मतलब हाथ बार बार धोएं, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जो जिस बंदे को टाइफाइड हुआ है वो खाने जो है हैंडल ना करें, मतलब फूड दूसरों को सर्व ना करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन पास ऑन कर सकता है। अब आ जाते हैं कि इसके डायग्नोसिस पे। जब पेशेंट ये हमारे पास आता है तो हम इसका लेबॉर्ट्री में इसका टेस्ट करवाते हैं। आमतौर पे ब्लड कल्चर या यूरिन स्टूल कल्चर में ये बैक्टीरिया इसका डिटेक्ट हो जाता है इजीली, या फिर इसके और एंटीबॉडी टेस्ट भी आते हैं जिससे भी ये डिटेक्ट हो जाता है। या टाइफाइड का जो है ना जो है उसमें टाइफाइड बैक्टीरिया को है ना उसमें टाइफाइड DNA का भी एक ब्लड में टेस्ट होता है, वो भी चेक हो जाता है उससे। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। इसकी ट्रीटमेंट जो है आमतौर पे हम जो है ना क्विनोलोन ड्रग्स देते हैं, लेकिन आजकल इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी आ रही है।
इन ड्रग में जो है ना एक सिप्रोक्सन ड्रग आती है काफ़ी, वो जो उसका एक वो फ्लॉक्सासिन ड्रग भी आती है, लेकिन जैसे मैंने बोला इन ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो और इसकी ऑल्टरनेटिव ड्रग्स आती हैं, जैसे एक एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमैक्स के नाम से आती है, वो हम ऐसे लोगों को देते हैं जो सिप्रोफ्लॉक्सिन से ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो या जिनमें रेजिस्टेंस आ चुकी हो, ठीक है। या इसके अलावा एक इंजेक्शन भी आता है, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, सेफ्ट्रैक्सोन के नाम से इंजेक्शन आता है, ठीक है। वो भी ख़ास तौर पे फिर जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस को या ज़्यादा सीरियस केस में दे सकते हैं, या फिर जो है ना जो हॉस्पिटल में लोग दाखिल हैं उनको भी हम ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। फिर ये कि बच्चों में आमतौर पे हम सिप्रोक्सन नहीं देते, तो उनके लिए भी ये इंजेक्शन जो है ना ये सेफ्ट्रैक्सोन सूटेबल है। फिर इसमें ये भी है कि अगर लेट से कि जो चूँकि ये प्रोलॉन्ग एक इलनेस हो जाती कि या जो है ना, तो उसमें बंदे को डिहाइड्रेशन हो सकती है, और फिर उसको हम रिकमेंड करते हैं कि फ्लूइड उसको दें। कभी कभी जो है ना कि जो बंदा ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो तो उसको ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, IV ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं। फिर मतलब एक तो एंटीबायोटिक होगी जो उसकी बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं, फिर यह कि उसकी पेशेंट की अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसको हम ड्रिप लगवा सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर लेट से खुदा न खास्ता पेरिटोनिटिस या जो जैसे मैंने पहले बोला जो कि उसकी आंतें अगर फट गई हैं एक एमरजेंसी सूरत में, तो वो फिर उसकी पेशेंट की ना वो एमरजेंसी में फिर उसकी सर्जरी करानी पड़ती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, आपको तो कोई इवन ज़रा सा भी आपको महसूस होता है कि आपको कुछ ना कुछ मेरी वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें, और अगर आपने कोई और बात पूछनी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी और बीमारी के मतलब डिस्कस करना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फिर ये वीडियो आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बारे में आगाही हो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।